हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। एनसीईआरटी रिकैप सीरीज ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 12th क्लास के एनसीईआरटी का 6th चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो मैं आज यहाँ से शुरू करूँगा। देखो, ये जो चैप्टर है इसका मैंने पूरा डिटेल यानी डीएनए आरएनए पूरे डिटेल में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इस पे वीडियोस बन रखे हैं बहुत सारे। ठीक है, आपको नीचे डिटेल्स में इनके लिंक मिल जाएंगे। तो अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखना हो कि डीएनए को कंप्लीट स्टडी करना हो तो आप डिटेल में वीडियो देखो। और अगर आपको केवल उतना ही पढ़ना है जितना एनसीईआरटी में मेंशन्ड है तो ये वीडियो इसके लिए मैं आपको रिलीज़ कर रहा हूँ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो, अभी इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर कौन सा था? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हमने ये स्टडी किया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा था कि हमारी बॉडी में कुछ फैक्टर्स होते हैं और यही फैक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। ये जो कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैक्टर्स। बट ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये जो वर्ड यूज़ किया ना फैक्टर, वो फैक्टर बेसिकली है क्या, उसका केमिस्ट्री क्या है, वो कहाँ प्रेजेंट है, उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, बिकॉज ही वॉज नॉट नोइंग अबाउट दिस। तो इन फैक्टर्स का नेचर बिल्कुल क्लियर था ही नहीं। बट धीरे धीरे वक्त के साथ जैसे जैसे साइंस डेवलप होता गया, हमें समझ में आया कि ये जो फैक्टर्स जिनकी बात ग्रेगर जॉन मेंडल कर रहे थे वो एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड्स हैं। इसलिए बाद में न्यूक्लिक एसिड को ही जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में डिस्कवर किया गया। अब सवाल ये आता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, मतलब बेसिकली तो जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये हो गया वो मटेरियल जो जेनेटिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करने में हेल्प करेगा, वो है जेनेटिक मटेरियल। और वो कौन है? वो है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। अभी दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। कुछ वायरसेस आपको मिल जाएंगे जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। डीएनए का फुल फॉर्म आप सबको मालूम होगा, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। एनए सेम है। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ना राइबो और डीऑक्सी ये डिफरेंस क्यों है वो मैं आपको थोड़ी देर में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए कुछ वायरसेस हैं, इनफैक्ट उनको आरएनए वायरसेस ही कहते हैं, जिनमें जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं। और तो ये एक एनसीईआरटी की लाइन जो आपको हमेशा याद करनी है कि डीएनए इज़ द मोस्ट एबंडेंट जेनेटिक मटेरियल। बिल्कुल हमने क्लियर कर दिया, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में यही जेनेटिक मटेरियल है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। और अब हम बात करते हैं कि ये जो न्यूक्लिक एसिड्स है यानी डीएनए और आरएनए, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर्स होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, वो मैं अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन शुरू करूँगा। यहाँ देखो, ये जो पिक्चर है एनसीईआरटी का, ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो किस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक पॉलीमर बना रहे हैं जिसको कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। सारा स्ट्रक्चर अब हम लोग यहाँ पर डिटेल में शुरू करेंगे। देखो, न्यूक्लिक एसिड्स के बेसिक 3 कंपोनेंट्स हैं। न्यूक्लिक एसिड के बेसिक 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है नाइट्रोजनस बेस, जैसा कि नाम समझ में आ रहा है कि बेस आपको पता ही है किसको कहते हैं, एसिड और बेस, और नाइट्रोजनस क्योंकि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। दूसरा है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी शुगर जिसमें 5 कार्बन होता है उसको पेंटोज शुगर कहते हैं। आरएनए की बात करोगे तो आरएनए में जो पेंटोज शुगर है उसका नाम है राइबोज, और डीएनए में जो पेंटोज शुगर है उसका नाम है डीऑक्सी राइबोज। इसलिए इनका नाम ऐसा है। राइबोज की वजह से इसको बोल दिया राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीऑक्सी राइबोज की वजह से इसको बोला हमने डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये इसलिए इनका नेमिंग ऐसे कर रखा है। अब ये स्ट्रक्चर देखो, ये राइबोज का स्ट्रक्चर है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कार्बन। इसमें ऑक्सीजन रिंग के अंदर है, तो एक कार्बन जो है वो रिंग के बाहर हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए समझनी है हमें क्योंकि इनसे आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चीज़ों को जितना समझोगे आप, जो क्वेश्चंस थोड़ा घूम के आता है उनको इजीली आप आंसर
कर पाओगे। अब आप देखो इस स्ट्रक्चर में, ये जो रिंग स्ट्रक्चर है, इस रिंग स्ट्रक्चर में 5 मेंबर है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग है, लेकिन इसमें एक मेंबर ऑक्सीजन है, ये ध्यान रखना। और रिंग के अंदर 4 ही कार्बन है, रिंग में 4 कार्बन है, देखो लेबल कर रखा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और एक कार्बन रिंग के बाहर है। तो नेमिंग यहाँ से शुरू होगी, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब आपको IUPAC के रूल्स तो पता ही होंगे, तो IUPAC के रूल्स फॉलो करोगे तो आप इजीली नंबरिंग इसको समझ पाओगे। ये राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। अब 5 कार्बन है ना पेंटोज शुगर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H10O5। आप कैलकुलेट कर लेना, आपको पता ही होगा कि किस तरह से मोनोसैकेराइड्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn। तो C5H10 और O5 ये राइबोज का स्ट्रक्चर है, और RNA में ये शुगर प्रेजेंट होती है। अब मैं बनाता हूँ डीऑक्सी राइबोज। नाम पे जाते हैं हम लोग, डीऑक्सी यानी कि डी मतलब रिमूवल, ऑक्सी इज ऑक्सीजन, राइबोज यानी राइबोज में से अगर एक ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो क्या बन जाएगी, डीऑक्सी राइबोज। ये देखो आप सेकंड कार्बन का OH देखो, सेकंड कार्बन के OH में से अगर मैं O निकाल दूं, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो बन जाएगा 2-डीऑक्सी राइबोज। 2 क्यों, क्योंकि सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव किया गया, तो ये बन गई 2-डीऑक्सी राइबोज, और DNA में ये शुगर प्रेजेंट है। अब दोनों में ही 5 कार्बन है, दोनों ही पेंटोज शुगर है, लेकिन फ़र्क क्या है, केवल डीऑक्सी का फ़र्क है, यानी एक ऑक्सीजन को निकाल दिया गया, तो ये बन जाएगा C5H10O4, और ये शुगर DNA में प्रेजेंट है, इसलिए DNA का नाम है डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में, दोनों ही पेंटोज शुगर है, दोनों में ही एक कार्बन बाहर रहेगा। यहाँ देख लो आप, ये बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ कि कार्बन बाहर रहेगा, क्योंकि अब हम स्ट्रक्चर से स्टडी करेंगे इसके, तब आपको समझ में आएगा। और ये जो कंसेप्ट है कि राइबोज में सेकंड वाले कार्बन पे OH है और डीऑक्सी राइबोज में सेकंड वाले कार्बन पे H है, इसी स्ट्रक्चर, यही एक मेन रीज़न है कि वाई DNA इज़ मोर स्टेबल देन RNA। इसके बारे में हम और डिटेल में एक्सप्लेनेशन लेंगे अभी, जब हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे कि वाई DNA इज़ अ बेटर जेनेटिक मटेरियल देन RNA, तब आपको ये कंसेप्ट वहाँ पर और वापस यूज़ करना बताऊँगा मैं आपको। तो ये था दूसरा पेंटोज शुगर। और तीसरा जो हमें मोइटी की रिक्वायरमेंट है वो है फॉस्फेट, यानी H3PO3, फॉस्फोरिक एसिड बेसिकली, ठीक है। तो अब हम लोग फॉस्फेट, तो नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। पेंटोज शुगर मैंने आपको पूरा यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, नाइट्रोजनस बेस अब हम यहाँ स्टडी करेंगे, और फॉस्फेट में कुछ समझाने को है नहीं, आप लोगों को फॉस्फेट का स्ट्रक्चर मालूम है। शुरू करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। ऐसे बेसिस जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स। बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में वो समझना। प्यूरिन्स में 2 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ये जो इनका स्ट्रक्चर है ना, इनके स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स हैं, जबकि पैरामिडिन्स में केवल एक सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है। प्यूरिन्स 2 टाइप के होते हैं, पहला है एडिनाइन और दूसरा है ग्वेनिन। ये देख रहे हो आप, एडिनाइन और ग्वेनिन। ये देखो इसमें पहली रिंग दूसरी रिंग, पहली रिंग दूसरी रिंग, इसलिए ये दोनों प्यूरिन्स हैं, 2 रिंग्स वाले। और पैरामिडिन्स में केवल एक सिंगल रिंग प्रेजेंट है। ये तीनों स्ट्रक्चर देख लेना आप, साइटोसिन के, थायमिन के और यूरासिल के, इन सब में एक एक सिंगल रिंग प्रेजेंट है, इसलिए तीनों पैरामिडिन्स हैं। तो एडिनाइन और ग्वेनिन प्यूरिन हो गए, और साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल पैरामिडिन हो गए। आप अगर गौर से थायमिन और यूरासिल का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको इन दोनों स्ट्रक्चर में केवल एक डिफरेंस नज़र आएगा, और वो है ये वाला। इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे आपको CH3 यानी मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, और इस कार्बन पे केवल एक हाइड्रोजन। तो अगर मैं देखा जाए तो आप ये बोल सकते हो कि सर थायमिन को अगर देखा जाए तो आप थायमिन को 5 मिथाइल यूरासिल भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके 5th कार्बन पे अगर मिथाइल लगा दो तो ये तो बिल्कुल यूरासिल हो गया, समझ लो। मतलब कि यूरासिल के, आप इसको ऐसे समझो, यूरासिल के 5वें कार्बन पे हाइड्रोजन की जगह अगर मैं मिथाइल लगा दूँ, मिथाइल ग्रुप, तो ये क्या बन गया? थायमिन। तो थायमिन का एक और नाम है 5 मिथाइल यूरासिल। ये चीज़ NCERT में दे रखी है, तो वो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर सकूँ, इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर लिया है। इनफैक्ट क्लास 11th के NCERT में अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर्स बायोमोलिक्यूल्स में दे रखे हैं, समझ लो। तो ये चीज़ें आपको समझनी
ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है कि याद कैसे करें कि कौन इन पांचों में से कौन प्यूरिन से और कौन पैरामिडिन से। तो क्या इसका कोई निमोनिक है? बिल्कुल, इसका भी एक निमोनिक है और इसके लिए आपको अपने पग को याद करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को पग का मतलब मालूम है। अपग, अपग। ए मीन्स एडिनाइन, पीयू मीन्स प्यूरिन और जी मीन्स ग्वेनाइन, यानी कि एडिनाइन और ग्वेनाइन ये दोनों प्यूरिन्स हैं। तो ए पग से आप इसको याद कर सकते हो। चलो, अब कौन से नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए में है, कौन से आरएनए में है, उसका हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। और फर्क आपको केवल कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। बाकी तीनों सेम। एडिनाइन दोनों में प्रेजेंट है, ग्वेनिन दोनों में प्रेजेंट है, साइटोसिन दोनों में प्रेजेंट है। फर्क है थायमिन और यूरासिल का। डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है। डीएनए में यूरासिल नहीं होगा और आरएनए में थायमिन नहीं होगा। यानी कि दोनों न्यूक्लिक एसिड्स में 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। ठीक है, डीएनए में एटीजीसी और आरएनए में एयूजीसी। तो ये एक और डिफरेंस डीएनए और आरएनए में। पहला डिफरेंस क्या देखा हमने? शुगर का। इसमें राइबोज शुगर, इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर। दूसरा डिफरेंस है नाइट्रोजनस बेसिस का। तो ये थे नाइट्रोजनस बेसिस का। अब हम लोग किस तरह से नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर यानी पेंटोज शुगर और फॉस्फेट को यूज़ करके न्यूक्लिक एसिड्स बनाएंगे, वो हम लोग यहाँ पर समझते हैं। मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से। ये स्ट्रक्चर देखते ही आपको समझ में आ गया होगा। ये स्ट्रक्चर किसका है? राइबोज शुगर का। कैसे पता चला राइबोज शुगर? सेकंड वाले कार्बन को देखना है। सेकंड वाले कार्बन पे OH प्रेजेंट है तो राइबोज, H प्रेजेंट होगा तो डीऑक्सी राइबोज। तो ये क्या हो गई? ये हो गई राइबोज शुगर, 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर। इस राइबोज शुगर में हम लोग कार्बन की नंबरिंग कर रहे हैं। IUPAC आपने सीखा होगा। ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, 5th कार्बन रिंग से बाहर है। इस राइबोज शुगर के सबसे पहले कार्बन पे अगर मैं अटैच कर दूं एक नाइट्रोजनस बेस, राइबोज शुगर के सबसे पहले कार्बन पे अगर मैं बॉन्ड करवा दूं, अटैच कर दूं एक नाइट्रोजनस बेस, तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड, यानी राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। रिमेंबर नाइट्रोजनस बेस कहाँ अटैच हुआ है? फर्स्ट कार्बन पे। ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछेंगे। नाइट्रोजनस बेस कहाँ अटैच हुआ है? राइबोज के पहले कार्बन पे। और ये जो बॉन्ड बना है शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में, इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नाइट्रोजनस बेस को। ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइको वर्ड आप सबको मालूम है, यूज होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो राइबोज क्या है? मोनोसेकेराइड यानी एक कार्बोहाइड्रेट। तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट के बीच का बॉन्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस मोइटी को, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। एनसीईआरटी की लाइन बोलती है अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू दी OH ऑफ फर्स्ट कार्बन। पहले कार्बन पे जो OH प्रेजेंट है उस OH के साथ लिंक किया हमने किसका? नाइट्रोजनस बेस का, थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। अब एक सिंगल लाइन में आप देखो नीट के कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि नाइट्रोजनस बेस कौन से कार्बन पर अटैच्ड है। दूसरा क्वेश्चन कि इस लिंकेज को या इस बॉन्ड को क्या नाम दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन कि इन दोनों के मिलने से क्या बनता है। तो आंसर है न्यूक्लियोसाइड। बायोमॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इन चैप्टर्स की एनसीईआरटी पढ़ते वक्त आप लोगों ने हर एक सिंगल लाइन और हर एक सिंगल वर्ड पे गौर करना है, क्योंकि इसमें हज़ारों क्वेश्चंस जो हैं वो छुपे। अब समझना बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत से लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि सर एडिनाइन और एडिनोसिन में क्या डिफरेंस है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि दोनों सेम है। दोनों सेम नहीं होता। इस बात को यहाँ मैं आपको समझाना चाहूँगा, समझना अच्छे से, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, नाइट्रोजनस बेस को शुगर के साथ अटैच कर रहा हूँ। देखो पहले लेता हूँ एडिनाइन। अगर एडिनाइन को मैं बॉन्ड करवाऊँ राइबोज शुगर के साथ, एडिनाइन को मैं राइबोज शुगर के पहले कार्बन पे अगर बॉन्ड करवाऊँ तो ये जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम होगा एडिनोसिन। अब आई होप आप लोगों को एडिनाइन और एडिनोसिन में फ़र्क समझ में आया होगा। एडिनाइन नाइट्रोजनस बेस है
और एडिनोसिन वो न्यूक्लियोसाइड है जो एडिनाइन के राइबोज के साथ बॉन्ड होने से बनेगा। अब अगर ये शुगर राइबोज की जगह डीऑक्सी राइबोज होती, यानी समझो ये डीएनए बना रहे हम, तो इस न्यूक्लियोसाइड को नाम दिया क्या दिया नाम दिया जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। रटना नहीं है, रटना नहीं है। देखो समझो, एडी9 ये न्यूक्लियोसाइड, ये एडिनोसिन, समझ रहे हो? थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है ना, साइड सिन, SIDE तो आप आराम से थोड़ा बहुत भी 4-5 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। डीएनए होगा तो शुगर होगी डीऑक्सीराइबोस और न्यूक्लियोसाइड होगा डीऑक्सी एडिनोसिन। फर्क है कुछ नहीं, एडिनोसिन के आगे केवल डीऑक्सी लगाना है आपने, तो क्या बन जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। बस सिंपल है। नेक्स्ट लेता हूँ ग्वानिन। ए और जी ये दोनों प्यूरिन्स हो गए, ये दोनों क्या हो गए? प्यूरिन्स। राइबोज शुगर तो ग्वेनोसिन, कोई डिफरेंस है? इसको आपने एडिनाइन से एडिनोसिन कर दिया, इसको आपने ग्वेनाइन से ग्वेनोसिन कर दिया। डीऑक्सीराइबोज होगा तो डीऑक्सी ग्वेनोसिन, कुछ भी फर्क नहीं है। दोनों प्यूरिन्स सिमिलर राइम कर रहे हैं, एडिनाइन का एडिनोसिन, ग्वेनाइन का ग्वेनोसिन। अब बात करता हूँ पायरामिडिन्स की। पहले बात करता हूँ साइटोसिन की। साइटोसिन राइबोज के साथ मिलेगा तो साइटिडिन। कैसे याद करना है? ये देखो पायरामिडिन्स है, ये क्या है? पायरामिडिन्स। तो पायरामिडिन से DINE, कुछ मुश्किल है? नहीं। नेमिंग नोमेनक्लेचर कुछ इस तरह से किया जाता है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कि स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं रहे। पायरामिडिन्स के न्यूक्लियोसाइड्स का नाम ही कैसा रखा गया है? साइटिडिन्स। अगर डीऑक्सीराइबोज होगा तो क्या बोल दोगे? डीऑक्सी साइटिडिन, कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट बात करता हूँ थाइमिन। थाइमिन आरएनए में नहीं होता, केवल किस में होता है? डीएनए में। तो राइबोज के साथ बॉन्ड नहीं करेगा, किसके साथ बॉन्ड करेगा? केवल डीऑक्सी राइबोज के साथ। समझ में आ रहा है ना? थाइमिन हमने क्या कहा? केवल डीएनए में प्रेजेंट है, तो ये केवल डीऑक्सी राइबोज के साथ ही बॉन्ड कर सकता है क्योंकि डीएनए में वही प्रेजेंट है। नाम क्या दे देंगे? बस डीऑक्सी थाइमिडिन। ये तीनों पायरामिडिन से आने वाले हैं तो इनका भी नेमिंग मैच करेगा। देखो ये भी क्या हो गया? डिन, डीऑक्सी थाइमिडिन। नेक्स्ट है यूरासिल। यूरासिल डीएनए में होता है? नहीं, केवल आरएनए में। तो शुगर कौन सी? राइबोज। नाम क्या हो जाएगा? यूरिडिन। देख रहे हो आप? समझ रहे हो? नाम देखो आप, पायरामिडिन्स में यूरिडिन्स, साइटिडिन्स, थाइमिडिन्स। नाम जानबूझ के ऐसे रखे गए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो ये डिफरेंस होता है। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि यूरासिल और यूरिडिन में क्या डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस है इन दोनों में। बस आगे बढ़ते हैं। देखो हमने अब तक ये पढ़ा, क्या पढ़ा? कि राइबोज शुगर के पहले कार्बन पे हमने नाइट्रोजनस बेस अटैच किया, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से पहले कार्बन पे अटैच हुआ, तो इस मॉइटी को नाम दिया गया न्यूक्लियोसाइड। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ये कर रहे हैं कि जो 5वां कार्बन है राइबोज शुगर का, उस 5वें कार्बन पे फॉस्फेट जोड़ रहे हैं। हमने क्या कहा? न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। पहले हमने पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को अटैच करके क्या बनवाया? न्यूक्लियोसाइड। अब हम राइबोज शुगर के 5वें कार्बन पे अटैच कर रहे हैं फॉस्फेट, और अब ये जो स्ट्रक्चर बना है आपके सामने, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम दिया गया है? न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट, फॉस्फेट किस पे अटैच हुआ है? 5th कार्बन पे। तो ये याद रखना है, पहले कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस और 5वें कार्बन पे फॉस्फेट। ये कैसे याद होगा वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। अब नाम रखना है इस बॉन्ड का, तो अब आप देखो ये CH2 पे ओरिजिनली क्या प्रेजेंट था? OH, यानी कि अल्कोहल ग्रुप। समझना, केमिस्ट्री है ये, बिल्कुल क्या है? केमिस्ट्री। में आपको कुछ इस तरह से समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें रटनी नहीं पड़े। ये क्या है? फॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड। अब आप बताओ, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब एसिड प्लस अल्कोहल का रिएक्शन होगा तो क्या बनता है? तो आप आंसर देते हो एस्टर। तो यहाँ पे भी क्या होगा? एस्टर। तो इस बॉन्ड का नाम रख दें फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, रख दिया। फॉस्फेट ने एस्टर बॉन्ड बनाया 5वें कार्बन के OH के साथ में, तो इसलिए इसका नाम क्या है? फॉस्फो
एस्टर बॉन्ड। रिमेंबर फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, क्योंकि थोड़ी देर में हम लोग फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड की भी बात करेंगे, वो अलग है। इसका नाम क्या है? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। डाई एस्टर थोड़ी देर में आएगा। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर फॉस्फो एस्टर क्या है, फॉस्फो डाई एस्टर क्या है। तो ये पहले फॉस्फो एस्टर समझो, थोड़ी देर में फॉस्फो डाई एस्टर भी समझाऊंगा। ये क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड, उसके साथ में फॉस्फेट अटैच कर दिया तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। एनसीईआरटी की लाइन सुनना, व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड या लिंक्ड टू द OH of the fifth carbon of a nucleoside through a phosphoester linkage, a corresponding nucleotide, इसको क्या बोला हमने? न्यूक्लियोटाइड। अगर राइबोज है तो यही, अगर डीऑक्सी राइबोज होगी तो इसको आप बोलोगे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। अगर यहाँ पे राइबोज की जगह डीऑक्सी राइबोज होगी तो आप बोलोगे इसको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है, और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट। राइबोज है तो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोज है तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ये बन गया। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड की। देखना केमिस्ट्री किस तरह से अनफॉल कर रही है चीज़ों को, और बहुत आसान है, समझ लिया ना सब याद हो जाएगा। रटने बैठोगे कुछ भी याद नहीं होगा। डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई का मतलब क्या होता है? 2, यानी वो सिंपल कह रहा है कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स को बॉन्ड करा दो। डाइमर बोलते ना, 2 मोनोमर्स मिलके क्या बनाते हैं? डाइमर। वैसे 2 न्यूक्लियोटाइड ले लो, ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। अब इन दोनों की बॉन्डिंग करवा दो, जोड़ दो, तो क्या बन गया? डाई न्यूक्लियोटाइड। पहले कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस, पहले कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस, तीसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 5वें कार्बन पे फॉस्फेट, 5वें कार्बन पे फॉस्फेट। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ये कर रहे हैं कि ये जो फॉस्फेट पे OH ग्रुप है, इस फॉस्फेट पे जो OH ग्रुप है उसको रिएक्ट करवा रहा हूँ मैं तीसरे कार्बन के OH से। देखो समझो इस बात को, ये न्यूक्लियोटाइड B, ये न्यूक्लियोटाइड A। न्यूक्लियोटाइड B का 5वें कार्बन पे जो फॉस्फेट है उसको अटैच करवा दिया, उसको रिएक्ट करवा दिया न्यूक्लियोटाइड A के तीसरे कार्बन पे प्रेजेंट OH के साथ। अब अगेन ये एसिड और ये एल्कोहल, तो अगेन बॉन्ड कौन सा बन गया? एस्टर बॉन्ड। कौन सा बन गया? एस्टर बॉन्ड। और लिंकेज कहाँ पे हुआ? फॉस्फेट का दूसरे न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन पे लिंकेज हुआ। समझ लो चीज़ को। तो इस तरह से बन गया एक डाई न्यूक्लियोटाइड। यहाँ देख लो आप, ये फॉस्फेट, इसको देखो, ये फॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड A, ये न्यूक्लियोटाइड B। ये फॉस्फेट किसका है? न्यूक्लियोटाइड B का। अटैच किसके साथ हो रहा है वापस? न्यूक्लियोटाइड A के तीसरे कार्बन पे प्रेजेंट OH के साथ में। यानी तब जाके क्या बन गया? एक डाई न्यूक्लियोटाइड। यानी कि अब समझना मैं जो समझा रहा हूँ, ये फॉस्फेट जो अपना खुद का न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ तो अटैच्ड है ही, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के राइबोज शुगर के साथ में भी अटैच्ड है। अब समझना इस बात को, ये लिंकेज कौन सा है? ये वाला फॉस्फो एस्टर, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये बन गया फॉस्फो एस्टर। ये लिंकेज कौन सा है? ये भी कौन सा है? फॉस्फो एस्टर। क्यों? क्योंकि एसिड प्लस अल्कोहल बन रहा है। तो इन दोनों बॉन्ड्स को एक साथ क्या नाम दे देंगे? इसको नाम देंगे हम फॉस्फो डाई एस्टर, क्योंकि 2 फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है। ये देखो फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, इन दोनों को मिला के। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी डाई न्यूक्लियोटाइड या पॉली न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फेट अटैचमेंट शो कर रहा है उस बॉन्ड का नाम क्या है, तो आप बोलोगे 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। 3 प्राइम 5 प्राइम क्यों? क्योंकि ये एक तरफ अपने ही न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन के साथ अटैच्ड है और दूसरी तरफ दूसरे न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन पर अटैच्ड है। तो 3 प्राइम 5 प्राइम 5 फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड कहते हैं इसको। अभी क्या बन गया? डाई न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से आप एक और न्यूक्लियोटाइड लाओ और इस फॉस्फेट को उस न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच करवा लो, जैसे N3, फिर इसके फॉस्फेट को N4। तो ऐसे करते करते आप डाई न्यूक्लियोटाइड से पॉली न्यूक्लियोटाइड बना दोगे। समझ में आई चीज़?
एनसीईआरटी कहती है कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाइन्यूक्लियोटाइड। तो आई होप आप लोगों को अब समझ में आया होगा कि फॉस्फोएस्टर और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में फ़र्क क्या है। समझ में आया? अब सवाल ये आता है कि याद कैसे रखें कि कौन से कार्बन पे क्या अटैच्ड है। तो आपने एक चीज़ देखी, इस राइबोज शुगर के जो 5 कार्बन है उसमें से पहले, तीसरे और 5वें कार्बन पे अटैचमेंट है, यानी सारे ऑड कार्बन पे। जो इवन कार्बन है सेकंड और 4 उस पर अटैचमेंट नहीं है। पहले कार्बन पे अटैच्ड है नाइट्रोजनस बेस, तीसरे कार्बन पे अटैच्ड है फॉस्फेट, लेकिन फॉस्फेट किसका? दूसरे न्यूक्लियोटाइड का, खुद के न्यूक्लियोटाइड का नहीं। ये तीसरे कार्बन पे ये फॉस्फेट अटैच हुआ है, लेकिन ये किसी और न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट है। और 5वें पे क्या अटैच्ड है? खुद का फॉस्फेट, यानी उस न्यूक्लियोटाइड का खुद का फॉस्फेट अटैच्ड है। तो पहला, तीसरा, 5वां, ये तीनों ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स पे अटैचमेंट हमें शो करना है। तो इस तरह से आप आसानी से ही चीज़ें याद कर सकते हो। बहुत क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। इनफैक्ट मज़े की बात क्या है कि ये जो टॉपिक है ना न्यूक्लियोटाइड्स का, ये आपकी केमिस्ट्री में भी है ना। ये आपको पता होगा, केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है और उनमें भी ये सब चीज़ें हैं। तो अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लो, बायोमोलिक्यूल्स वाला, हालांकि ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा है पर है ये बायोमोलिक्यूल्स ही, तो इस चैप्टर से आप केमिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका और बायो में भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस चैप्टर को इसलिए मैं कहता हूँ कि नीट के स्टूडेंट्स को ये चैप्टर्स, जिसमें बायोलॉजी में केमिस्ट्री भी आ रहा है, अच्छे से कर लेना चाहिए। आपके 2 चैप्टर्स कवर हो जाता है। अब बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की। तो जिस तरह से डाइन्यूक्लियोटाइड बनाया, हम और न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करते जाओ और क्या बन जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये देखो, ये इस तरह से बन गया, ठीक है। ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क है इनके नाइट्रोजनस बेसिस में। ये देखो, ये एक नाइट्रोजनस बेस, ये दूसरा नाइट्रोजनस बेस, ये तीसरा नाइट्रोजनस बेस। बाकी तो सब सेम है ना। अगर समझो आरएनए बनाना है तो ये राइबोज शुगर, ये राइबोज शुगर, ये राइबोज शुगर, ये फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट। फ़र्क किस में आ रहा है? इन न्यूक्लियोटाइड्स में फ़र्क आ रहा है नाइट्रोजनस बेसिस में। तो अलग अलग नाइट्रोजनस बेसिस के न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। यहाँ एक और बहुत बढ़िया कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट से आपको समझ में आएगा कि हम जो कहते हैं ना कि ये डीएनए का 3 प्राइम एंड है, ये डीएनए का 5 प्राइम एंड है, ये आरएनए का 3 प्राइम, उसका मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो समझना है यहाँ पे अच्छे से। हमने एक चेन बना दी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, बनाई। अब इस चेन के 2 एंड होंगे, समझना अच्छे से। ये पहले एंड की मैं बात कर रहा हूँ, ये लास्ट है। समझो मैं इसको लास्ट न्यूक्लियोटाइड बोल रहा हूँ और इसको पहला न्यूक्लियोटाइड बोल रहा हूँ मैं। ये फर्स्ट और ये लास्ट। समझो एक बार केवल इस लास्ट न्यूक्लियोटाइड को देखो। इस लास्ट न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन फ्री होगा, बिल्कुल फ्री होगा। क्यों? क्योंकि इससे ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है, इस पे आके कोई और न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट अटैच नहीं हो रहा, तो यहाँ पे तीसरे कार्बन का OH फ्री। पहले न्यूक्लियोटाइड को देखो, इस पे तीसरा कार्बन वाले पे नीचे वाला फॉस्फेट अटैच्ड है, यानी ये फ्री नहीं है। फ्री क्या है? 5वें कार्बन का फॉस्फेट फ्री है। यहाँ पे 5वें कार्बन का फॉस्फेट फ्री, वापस बता रहा हूँ मैं, समझना अच्छे से। ये तीसरे कार्बन का OH फ्री और इस पे 5वें कार्बन का फॉस्फेट फ्री। तो किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की एक एंड को हम कहते हैं 5 प्राइम एंड, क्योंकि उसके 5वें कार्बन का फॉस्फेट फ्री है, और दूसरे एंड को हम कहते हैं 3 प्राइम एंड, क्योंकि उसके तीसरे कार्बन का OH फ्री है। इसलिए आप डीएनए में ये लिखते हो 3 प्राइम 5 प्राइम। आरएनए में भी आप बोलते हो, डीएनए रेप्लिकेशन करते हो तो उसमें आप कहते हो ना कि ये केवल 3-5 चलता है, 5-3 चलता है। ये सारे कंसेप्ट का मतलब यही है सारा। अब ये जो 3 प्राइम एंड है, इस 3 प्राइम एंड को आप लोग हाइड्रोक्सिल एंड भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप फ्री है। सिमिलरली इस एंड को आप 5 प्राइम एंड के अलावा फॉस्फोराइल एंड भी बोल सकते हो, क्योंकि उसका फॉस्फोराइल ग्रुप फ्री है ना। कितना आसान है, कितना आसान है ये। और बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कैसे याद रखें कि 3 प्राइम फॉस्फोराइल है हाइड्रोक्साइल, तो इसमें याद करना ही नहीं है भाई। 5वें कार्बन पे ही फॉस्फेट अटैच्ड है, तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट थोड़ी अटैच्ड है। जो आपके न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट कहाँ अटैच्ड होता है? 5 प्राइम पे। तो 5 प्राइम का फॉस्फोराइल और 3 प्राइम का हाइड्रोक्सिल फ्री होने के हिसाब से इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का जो है वो डायरेक्शन
बनती है, इन दो एंड्स का ऐसा नाम रखा गया। अब आप ये एनसीईआरटी का पिक्चर देखो, इस एनसीईआरटी के पिक्चर में देखो अगर आप गौर से, ये शुगर हो गया आपका, ये नाइट्रोजनस बेस ATGC। अब अगर मैं आपसे केवल ये फिगर देके पूछ लूँ, समझो मैंने केवल ये फिगर दिया आपको एग्जाम में और पूछ लिया कि बताओ ये शुगर कौन सी है, राइबोज या डीऑक्सी राइबोज, तो आप कैसे बताओगे? इसमें तो हमें कहीं O है या H है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। बता सकते हो, कैसे बता सकते हो कि ये स्ट्रक्चर में थाइमिन शो कर रखा है, नाइट्रोजनस बेस। थाइमिन केवल DNA में होता है, तो ये DNA का स्ट्रक्चर है, और अगर ये DNA का स्ट्रक्चर है तो शुगर कौन सी होगी, डीऑक्सी राइबोज। तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों से भी आप जस्ट दिमाग लगाना है बस आपको। दिमाग कब लगेगा? जब दिमाग में चीज़ें समझी हुई होगी, रटी हुई होगी तो नहीं बता पाओगे। रटा हुआ बंदा क्या करता है, वो केवल सेकंड कार्बन को देखता है और कहता है यार O है या OH है, समझ में नहीं आ रहा। आप यहाँ भी देख सकते थे। अभी देखो यहाँ पर आप, ये हो गई शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई। अब इस चेन में एक तरफ फॉस्फेट फ्री है तो मैं इसको बोल दूंगा 5 प्राइम एंड, एक तरफ हाइड्रोक्सिल फ्री है तो ये हो गया 3 प्राइम एंड। तो इस तरह से हम लोग इसकी डायरेक्शन बताते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइंस देखते हैं। अ पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज़ एट वन एंड अ फ्री फॉस्फेट मोइटी। मोइटी का मतलब स्ट्रक्चर समझ लो या एक आइडेंटिटी। तो उसके एक एंड पे एक फॉस्फेट मोइटी फ्री है जिसको आप 5 प्राइम एंड ऑफ शुगर बोल सकते हो, ठीक है, विच इज़ रेफर्ड टू एज 5 प्राइम एंड ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। कुछ इसी तरह से उस शुगर में तीसरे कार्बन पे एक OH ग्रुप फ्री है जिसको आप 3 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कह सकते हो। तो ये बेसिक एनसीईआरटी की लाइंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। आपके सामने ये एक पूरा स्ट्रक्चर है। अब मुझे ये बताओ इस पूरे स्ट्रक्चर का मेन बैकबोन कौन सी है? तो आप क्या कहोगे कि सर मेन बैकबोन तो ये है, पूरी मेन बैकबोन ये है, यानी क्या, यानी कि फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर ये मेन बैकबोन है। देखो फॉस्फेट शुगर ये बन गई बैकबोन, और इन शुगर से क्या निकल रहा है, नाइट्रोजनस बेसिस। इसलिए एनसीईआरटी कहती है कि द बैकबोन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट्स। बैकबोन किसकी बन गई, शुगर और फॉस्फेट से, और नाइट्रोजनस बेसिस जो शुगर मॉइटी से लिंक्ड हैं ये उस बैकबोन से प्रोजेक्ट आउट करते हैं, यानी बाहर निकले हुए रहते हैं। तो जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हो तो ये देखो आप, एक बार मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ फटाफट। तो ये देखो आप, ये पूरी बैकबोन बन रही है यहाँ पे, ये पूरी, और इस तरह से ये नाइट्रोजनस बेसिस बाहर निकले हुए हैं। इसलिए एनसीईआरटी ऐसा कहती है। इनफैक्ट इस लाइन पे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ भी रखे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक बार फटाफट मैं इसी कंसेप्ट को पूरा ले लेता हूँ। देखो न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी एक पेंटोज शुगर की, जिसको जब मैं बाइंड करवाऊंगा एक नाइट्रोजनस बेस पे पहले कार्बन पे, तब बनेगा न्यूक्लियोसाइड। फिर मैं इसी न्यूक्लियोसाइड में जो 5वां कार्बन है उस पर फॉस्फेट अटैच करूँगा तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स जब पॉलीमर बनाएंगे तो बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और एक बहुत लंबी चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाती है न्यूक्लिक एसिड। तो आई होप ये पूरा स्ट्रक्चर अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बेसिक ये जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए और आरएनए का सेम ही रहेगा। क्लियर? अब डीएनए और आरएनए में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है उसको समझो आप। ये देखो आप, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब डीएनए में बेसिकली क्या होता है, डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जब आसपास आती है और इन नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में ना बॉन्ड्स बन जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इस वजह से 2 न्यूक्लियोटाइड चेन्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो है वो आपस में मिल जाती है, तब बनता है डीएनए। यानी आप ये कह सकते हो कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं और आरएनए में केवल एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। मैं अभी डीएनए का स्ट्रक्चर और डिटेल में लूँगा, डोंट वरी। फिलहाल केवल समझाने के लिए कि डीएनए और आरएनए में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, इसमें डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और आरएनए में केवल एक। तो अब तक जो हमने पढ़ा
ये देखो इस तरह से आप डीएनए में 2 चेन्स दिख रही है और ये दोनों चेन्स एक दूसरे के इस तरह से ना हेलिकली अरेंज्ड होती है, जबकि आरएनए में एक सिंगल चेन है। हालांकि हेलिक्स ये भी बना रही है, पर ये केवल एक सिंगल चेन हेलिक्स बना रही है। इसमें 2 चेन्स एक दूसरे के साथ गुंथी हुई है इस तरह से चेन बनाते हुए। तो डीएनए और आरएनए में अब तक जो हमने पढ़ा, हालांकि अभी बहुत है, अभी तो बहुत है, लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे डीएनए और आरएनए में क्या क्या डिफरेंसेस है वो मैं एक बार यहाँ पर लेता हूँ। सबसे पहला डिफरेंस नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स है। स्ट्रैंड मतलब धागा। धागा किसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसको धागा बोल दिया, स्ट्रैंड बोल दिया। तो 2 स्ट्रैंड्स हैं, तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। उसके अलावा डीएनए में शुगर कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज। उसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर लो तो डिफरेंस केवल थायमिन और यूरासिल का है इसका, बाकी तीनों सेम रहेगी। ये देख लो आप, एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडिनाइन, ग्वानिन और साइटोसिन, डिफरेंस थायमिन और यूरासिल का। चौथा सबसे बड़ा डिफरेंस, डीएनए ज़्यादा स्टेबल है और लेस रिएक्टिव है, जबकि आरएनए लेबाइल है, रिएक्टिव है और इवन कैटालाइटिक भी है। ये इतना स्टेबल नहीं होता। लेबाइल मीन्स जो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। आरएनए रिएक्टिव भी है, कैटालाइटिक एक्शन भी रखता है आरएनए। कैटालाइटिक मतलब एंजाइमेटिक एक्शन। देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको एक एग्जांपल ज़रूर बताऊंगा मैं जहाँ पे आरएनए एक एंजाइम की तरह काम कर रहा है। डीएनए ज़्यादा स्टेबल है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। तो डीएनए रिएक्टिविटी कम है इसलिए उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। बट अब सवाल ये आता है कि वाई डीएनए इज़ मोर स्टेबल देन आरएनए एंड वाई आरएनए इज़ मोर रिएक्टिव देन डीएनए। इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको तब समझ में आएंगे जब मैं थोड़ा डीएनए और आरएनए को और डिटेल में लूँगा। बट आप लोगों से एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर दो कि वाई डू यू थिंक डीएनए इज़ मोर स्टेबल देन आरएनए। मैं हिंट्स दे देता हूँ आपके लिए, हिंट छोड़ देता हूँ। इनफैक्ट ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है आई वुड लाइक कि मेरे स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में खुद मेहनत करें। पहला हिंट है उनकी शुगर का सेकंड कार्बन, जो राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज के सेकंड कार्बन की स्टडी करना, आपको समझ में आएगा वाई आरएनए इज मोर रिएक्टिव। और दूसरा हिंट है नाइट्रोजनस बेस में। ठीक है, तो आई एम श्योर आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर दोगे। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट थोड़े समझ में आए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरी मेल आईडी पर, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके डाउट्स सॉल्व कर सकूं। थैंक्स अ लॉट फॉर watching us. Stay connected with us for more such interesting videos. Thank you.